नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनआईए का पीएफआई पर बड़ा एक्शन। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 30 जगहों पर हुई छापेमारी। कराटे सेंटर में चल रहा था आतंकियों की ट्रेनिंग का सेंटर। अमानतुल्लाह खान के घर वाले उतरे दबंगई पर। जांच कर रहे एसीपी पर किया हमला, वीडियो वायरल। मामले में एफआईआर दर्ज। ये जांच वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले के मामले में हो रही है, जिसमें आपके नेता अमानतुल्लाह फंसे हैं। मदरसों पर योगी के बड़े एक्शन के आगे झुके मौलाना अरशद मदनी। दिया बड़ा बयान, हमें सर्वे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मदरसे करें सहयोग। उद्धव ठाकरे को लगा एक और बड़ा झटका। दशहरा रैली करने की नहीं दी गई इजाजत। शिंदे गुट ने मारी बाजी। एमएमआरडीए ग्राउंड में होगी रैली। ईरान में हिजाब न पहनने के मामले में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन उग्र। महसा अमनी की मौत से फैला आक्रोश। लगे तानाशाह मुर्दाबाद के नारे। ईरान में हिजाब या हेड स्कार्फ पहनना अनिवार्य। आज की सबसे पहली खबर में बात टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए के बड़े एक्शन की। एनआईए ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। एनआईए निजामाबाद के उस केस पर कार्रवाई कर रही है जिसमें यह दावा किया गया था कि यहां कराटे ट्रेनिंग सेंटर की जगह आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है। एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिला संयोजक शाहदुल्ला के यहां छापेमारी कर दी, क्योंकि आतंकी कैंप चलाने के पीछे पीएफआई के सदस्यों के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे एक बार फिर पीएफआई देश के लिए खतरा बनती दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब, पीएफआई लगातार आतंकी बना रही है, पर सरकार है कि बैन लगाने को तैयार नहीं। देखिए, 2-3 खबरें इससे जुड़ी हुई है। एक तो निजामाबाद में करीब 2 महीने पहले वहाँ कराटे सेंटर के नाम पे किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी गई, वेपन की ट्रेनिंग, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, लोगों को जिहाद के रास्ते पे लेके जाना, और किस तरीके से 2047 में हिंदुस्तान को एक मुस्लिम मुल्क घोषित कर देने की जो तैयारी जिस पे पीएफआई काम कर रही है, वो उसका खुलासा हुआ। अब उसके बाद अचानक से बिहार में भी इस तरह का मॉड्यूल सामने आया, जिसमें मालूम चला कि 26 जिलों में पीएफआई के तार फैले हुए हैं और करीब 15,000 से ज़्यादा लड़कों को इन लोगों ने जिहाद की ट्रेनिंग दे दी और उनको सब तरह का ट्रेनिंग दे करके अलग अलग जगहों पे भेज दिया गया, ताकि वो और भी लोगों को रिक्रूट कर सके और अपने नेटवर्क को बड़ा बना सके। तो ये तो देश के खिलाफ एक बहुत सोची समझी साजिश है। हिंदुस्तान फिर से बंटवारे की ओर बढ़ रहा है, ऐसी प्लानिंग लग रही है। और इसीलिए जब पटना के एक जगह पे फुलवारी शरीफ में जब वो एक मॉड्यूल मिला और उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, तो ये नेक्सस, ये कनेक्शन समझ में आया। तो वापस एनआईए ने उस निजामाबाद में जो लोग मिले थे और वहाँ से जो डायरी मिली थी और वहाँ की तहकीकात में जो मालूम पड़ा था कि 200 के आसपास लोगों की ट्रेनिंग वहाँ से दी जा चुकी है, इस वजह से एनआईए ने आज 30 ठिकानों पे छापेमारी की। पीएफआई देश के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। कई राज्यों में इसे बैन किया गया है। ये अब केंद्र सरकार को फैसला करना है। जितना देर हो रहा है इस फैसले में, उतना ही ज़्यादा पीएफआई मजबूत होती चली जा रही है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, पीएफआई पर जितनी देर से एक्शन होगा, देश में उतने ही ज्यादा आतंकी तैयार होंगे। यही बात आपके नेताओं पर भी लागू होती है। आपके नेताओं के घोटाले में एक्शन जल्द होना चाहिए, पर अमानतुल्लाह खान के घर वाले पावर में होने का इस्तेमाल करते दिखे। दबंगई पर उतर आए। जिस वक्त एसीबी की टीम आप नेता के घर छापेमारी करने पहुंची, तो लोगों ने एसीपी पर जमकर हमला कर दिया, धक्का मुक्की की, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। डॉक्टर साहब, आपके नेताओं की गुंडई बढ़ती जा रही है, एसीबी की टीम के साथ ही हाथापाई। देखिए, ये कट्टर ईमानदार पार्टी है और कट्टर ईमानदार पार्टी के सबसे बड़े लीडर केजरीवाल, उसका ये बहुत चहेता एमएलए है। सीए के दौरान जितना रकस फैला, कानून को तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई, उसका मास्टरमाइंड ही है।
दिल्ली दंगों में किस तरीके से इसने लोगों से, मुसलमानों से पैसे लिए और वो पैसा गायब कर दिया, ये आरोप है। ये कट्टर ईमानदार है। वक्फ की जमीन, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर इसने दुकान खुलवा दिए और दुकान वालों से इसने 35-35 लाख रुपए उगाही की। कट्टर ईमानदार है ये कट्टर ईमानदारी इस बात की भी दिखाता है कि जो वक्फ का पैसा है उससे ये अपनी सिक्योरिटी भी रखता है, कारें भी खरीदता है। मतलब मन मर्जी जो करना है सो कर लो। इसने अपने हिसाब से प्राइवेट इमामों को तनख्वाह देना शुरू कर दिया। तनख्वाह देता है 100 को, लिस्ट बनाता है 200 का, पैसा गबन कर जाता है। और ये कट्टर ईमानदार है। और बेशर्मी देखिए कि केजरीवाल और उसके तमाम चट्टे बट्टे इस हिस्ट्री शीटर को, जो गुंडागर्दी कर रहा है लगातार, कई सारे केसेस हैं इसके ऊपर, उसके समर्थन में आकर के खड़ी हो गई है। इसका मतलब क्या है? एसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 2 डायरियां मिली हैं उसमें 100 करोड़ का हेराफेरी है। क्या ये पैसा केजरीवाल अपने चुनाव में इस्तेमाल करते हैं? क्या ये पैसा गुजरात में मुसलमानों के बीच बांटा जाएगा? कई सारे सवाल हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देना कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है इज नॉट सफिशिएंट। और जब एसीबी की टीम गई तो इसके गुंडों ने एक एसीपी के स्तर के अधिकारी के ऊपर आप धक्का मुक्की करेंगे? ये चारों के 4 गिरफ्तार हुए हैं अभी और लोगों की पहचान हो रही है। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अधिकारियों के साथ मारपीट आप नेताओं ने अब खुलकर गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया है, जिस पर लगाम की तैयारी शुरू हो गई है। तो वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ के हंटर के आगे देवबंद के मौलाना अरशद मदनी झुकते नजर आए हैं। योगी के आदेश पर मदरसों के सर्वे को लेकर मदनी ने बड़ा बयान दिया है कि सर्वे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए विरोध करना जायज नहीं है। सरकारी जमीन पर बने मदरसे नाजायज हैं। वो इस सर्वे का स्वागत करते हैं। मदनी देवबंद में आयोजित मदरसा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तभी ये बयान दिया गया है। डॉक्टर साहब, अचानक से सर्वे के नाम पर मदनी जी पलट गए हैं, क्यों, क्या कारण रहा? देखिए, जब कानून का राज होता है तो इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर लगाम लगना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। दरअसल मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में नरसिम्हा राव के ज़माने से ही खास करके कांग्रेस पार्टी, ये तमाम खुद को सेक्युलर पार्टियां बताने वाले लोग, इन लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा इसको कहते हैं कि छूट दे दी। इलीगल कामों को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने बाकायदा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, मौलवी मौलानाओं को इनकरेज किया। पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कैसे ये मदरसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ ज़मीन हड़पा गया है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और जब सरकार ये कह रही है कि उन्हें हिसाब किताब चाहिए, तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि भाई हम मुसलमान हैं, इसलिए हम जो भी गतिविधि करते हैं वो सरकार के अधिकार के बाहर है। हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर सरकार से ऊपर कुछ नहीं है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप मदरसों के अंदर इलीगल तरीके से लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लाखों की संख्या में आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन फंड कर रहा है, ये अधिकार सरकार को जानने का पूरा है। और कल को ये कह दे कि भाई हम फला फला समुदाय के लोग हैं और हमें ड्रग माफिया से पैसे आता है, हम स्कूल चलाएंगे। आप इलीगल मनी से कोई समाज सेवा का काम नहीं कर सकते। स्कूल नहीं खोला जा सकता ड्रग्स के पैसे से, प्रोस्टिट्यूशन के पैसे से कोई हॉस्पिटल खुलेगा, इससे कोई माने मतलब नहीं है। और इसलिए जब सरकार सख्त हो जाती है कि हम वो कानून को लागू करने के लिए, तो इस तरह के लोगों को बैकफुट पे जाना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ की जगह अगर अखिलेश यादव होते तो कभी इन मदरसों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहाँ योगी का राज है, इसलिए
कानून का राज है। जी बिल्कुल, योगी का हंटर चलते ही अच्छे अच्छे लाइन पर आ जाते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं, लेकिन शिवसेना के शिंदे गुट ने बाजी मारते हुए बीकेसी के एमएमआरडीए ग्राउंड पर दशहरा रैली करने की इजाजत पा ली है। उद्धव गुट ने भी रैली की इजाजत मांगी थी, लेकिन एमएमआरडीए ने उद्धव गुट को इजाजत नहीं थी। अब देखना है कि मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए बीएमसी क्या फैसला लेती है। यहां भी दोनों गुटों ने रैली के लिए इजाजत मांगी है। बीएमसी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। डॉक्टर साहब, लगातार उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके लग रहे हैं, क्यों इजाजत नहीं मिली? देखिए, उद्धव ठाकरे के पास कुछ बचा नहीं है। आपके पास विधायक नहीं है, आपके पास पार्षद नहीं है, आपके पास एमपीज नहीं है, आपके पास जो तमाम डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो शिवसेना के अधिकारी थे वो भी आपके साथ नहीं है। मेजॉरिटी एकनाथ शिंदे के साथ चली गई है, तो उद्धव ठाकरे को कुछ हाथ नहीं लगने वाला। ये बात उनको पहले ही समझ में आ जानी चाहिए थी। लेकिन राजनीति में जो कोई ईगो को प्रमुखता देता है, अहम, दम्भ, अहंकार, ये तो राजनीति के पोटासियम साइनाइड्स होते हैं। बड़े बड़े लोग औंधे मुँह गिर जाते हैं। उद्धव ठाकरे से यही गलती हुई। उन्होंने मिस कैलकुलेशन कर लिया। उनको लगा कि चुनाव के बाद वो एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला करके वो अपनी राजनीति चमका लेंगे। ये ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। एकनाथ शिंदे ने बगावत की, पार्टी टूट गई, सब कुछ चला गया, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र की जनता खड़ी नहीं हुई। शिव सैनिक उनके साथ खड़े नहीं हुए। वो क्यों? क्योंकि जब तक इनके पास सत्ता थी तब उन्होंने जो फैसले लिए, उन फैसलों से शिव सैनिक शर्मसार थे। कैपिटल टीवी के दर्शक जो लगातार हम लोगों को फॉलो करते हैं, ये बात हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि आपने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के लेगेसी को कलंकित किया है। इसलिए आपको किसी की मदद या किसी का समर्थन आपको नहीं मिलने वाला। जो हो रहा है ये होना ही था। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात ईरान हिजाब को लेकर मचे बवाल की। ईरान में हिजाब न पहनने पर एक महिला को हिरासत में लिया गया, जिसकी मौत हो गई और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ उमड़ आई है। महिलाएं अब देश के सख्त ड्रेस कोड कानून का उल्लंघन करने पर उतर आई हैं और लगातार न्याय की मांग कर रही हैं। 22 साल की महसा अमनी की मौत ने पूरे तेहरान को सख्ते में डाल दिया है। अमनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद हजारों महिलाओं ने सड़कों पर घेराबंदी कर ली है। अमनी को इंसाफ दिलाने के लिए हिजाब उतारकर बुलंद आवाज में प्रदर्शन कर रही हैं। डॉक्टर साहब, क्या हिजाब न पहनने पर पुलिस ऐसे किसी को मार सकती है? बिल्कुल मार सकती है। वहां इस्लाम का रूल है, शरिया का कानून है। ये मौलवी मौलाना हिंदुस्तान के अंदर में जो चाहते हैं वही तो ईरान में होता है। वहां पे महिलाएं पब्लिक में बिना हिजाब के बाहर नहीं आ सकती, और इसको इंश्योर कराने के लिए वहां पे हिजाब पुलिस कहलाती है, कि जिसका काम ही है कि महिलाओं को देखते रहना कि भाई कोई हिजाब पहन के उसका उल्लंघन तो नहीं कर रही है। और जो जहां मिलती है वहां उसको पकड़ के अंदर कर दिया जाता है, पनिशमेंट मिलती है। यह भी ख्याल नहीं रखा जाता कि जो पकड़ने वाले, जो पुलिसिंग करने वाले जो लोग हैं वो मेल है कि फीमेल है। मेल पुलिस वीडियो तो भरा पड़ा हुआ है कि जिसमें पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं को घसीट घसीट के पिटाई करते हुए उसे लेकर के जा रहे हैं, गिरफ्तार कर ले रहे हैं। यह केस 4 दिन पुराना है जब उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन हॉस्पिटल में अचानक से मौत हो गई। शनिवार को यह मौत हुई, मतलब कल, और वहां की सरकार ने कह दिया, पुलिस ने कह दिया हार्ट अटैक से मौत हुई। परिवार वालों ने कहा कि उसको टॉर्चर किया गया, और इसके बाद से वहां की महिलाओं का जो सो कह सकते पेशेंस, उसने जवाब दे दिया। वो सड़कों पे आ गई और हिजाब को फेंक रही हैं। ये चलेगा ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि इसे दमन कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में हिजाब पहनने के लिए ये तथाकथित अपने आप को सच्चा मुसलमान बताने वाले लोग यहाँ पे हिजाब के लिए लड़ रहे हैं,
और जो एक इस्लामिक मुल्क है वहाँ की महिलाएं आज़ादी चाह रही है इस हिजाब से। हिंदुस्तान में जो सेकुलर कंट्री है, जहां रिलीजियस सिंबलिज्म का कोई माने मतलब नहीं है, वहां स्कूल में हम हिजाब पहन करके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट समय अपना बर्बाद कर रहा है। और जो एक मुस्लिम कंट्री है वहां की महिलाएं इस हिजाब से निजात पाना चाहती हैं। हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं, लड़कियों को ये खबर ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। अगर इन मौलवी मौलानाओं, इन जिहादियों, इन पीएफआई को खुली छूट दे दी गई इस देश के अंदर, तो जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के नहीं निकलेंगी उनको ऐसे ही सड़क पे पीट पीट के मार दिया जाएगा। और ताज्जुब है, हिंदुस्तान में खुद को फेमिनिज्म का झंडा बरदार करने वाले लोगों को एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि इनकी बेईमानी ईरान की इस घटना से सामने आ गई। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।